हेलो दोस्तों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देख रहे हैं भारत के भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कृषि। कृषि से रिलेटेड हम 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे चौथा और अंतिम पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हैं, भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में और हरित क्रांति को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कृषि। भारतीय कृषि अनियमित मानसून पर डिपेंडेंट है। भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर डिपेंडेंट है और ये मानसून अनियमित है। कभी यह जल्दी आ जाता है, कभी ये लेट पहुंचता है, कभी इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आने लगती है और कभी इतनी कम बारिश आती है कि सूखा पड़ने लगता है। तो इस तरह की अनियमित कंडीशन कृषि के लिए अच्छी नहीं होती है। दूसरा है निम्न उत्पादकता या लो प्रोडक्टिविटी। भारतीय कृषि की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ज़मीन लिमिटेड है। दूसरा, भारत में सिंचाई के संसाधन और अन्य टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का कृषि के साथ इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन हो नहीं पाया है। इस वजह से भारतीय कृषि की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत कम है। तीसरी समस्या है वित्तीय संसाधनों की समस्या और ऋणग्रस्तता। देखिए, भारत में अधिकतर जो किसान हैं वो छोटे या सीमांत हैं। उनके पास ज़मीन और पूंजी इतनी ज़्यादा नहीं है। वह छोटा से छोटा प्रोडक्शन करने के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट है अपनी पूंजी के लिए, और धीरे धीरे चूँकि ये मानसून पर डिपेंडेंट है और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, तो वो धीरे धीरे ऋणग्रस्तता के चक्कर में उलझते रहते हैं। चौथी समस्या है भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी। आज़ादी के बाद भूमि सुधार करने के लिए, यानी कि भूमि रहित या छोटे भूमि के किसानों की हेल्प करने के लिए सरकार द्वारा भूमि सुधारों के कई प्रयास किए गए, लेकिन उनके क्रियान्वयन में, उनके एग्जीक्यूशन में कमी रही। तो यह भारतीय कृषि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना। पांचवी समस्या है छोटे और विखंडित भूजोत। हमने अभी जाना कि अधिकतर भारतीय किसान छोटे और सीमांत है, उनके पास 2 या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो इतनी छोटी ज़मीन में मशीनों को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और यह भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। छठी समस्या है व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता ज़ीरो के बराबर होती है, ज़ीरो ही होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी खेत में 5 लोग मिलकर 100 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया और अब 3 लोग ही काम कर रहे हैं। ये 3 लोग उतने ही समय में और उतनी ही मेहनत से 100 किलो गेहूं का ही उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि ये 2 लोग काम करते हुए तो दिख रहे थे, लेकिन इनका उत्पादकता ज़ीरो है। ठीक है, तो यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। और कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। 7वीं समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। बहुत समय तक केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि रासायनिक उर्वरकों का और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते रहने से कृषि योग्य भूमि जो है वह धीरे धीरे अपना उपजाऊपन खोती जा रही है और उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा भारतीय कृषि की समस्याएं। अब देखते हैं
कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकारों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। एक तो कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई और दूसरी कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। पहले हम देख लेते हैं संस्थाएं। संस्था में सबसे बड़ा नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या काम कर रही होगी। यह कृषि क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रही है, अनुसंधान का काम कर रही है। नई नई किस्मों को लाना, कृषि क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है उनके टेक्निकली निवारण के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, इसी क्षेत्र में ये परिषद काम करता है। प्लस कृषि में एजुकेशन रिलेटेड भी ये काम करता है ना, लोगों को अवेयर करना कि आप ऐसे खेती करो, इस मौसम में ये फसल ठीक रहेगी, ये मिट्टी में ये फसल ठीक रहेगी, इस तरह का काम करती है। इसकी स्थापना 1929 में ही हो गई थी, आज़ादी से बहुत पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो भारत सरकार के कृषि मंत्री ही है। इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, इस काउंसिल के जो हेड है वो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है। कौन है? कृषि मंत्री। इसका उद्देश्य तो हमने देख ही लिया है, क्या? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च करना, अनुसंधान करना और एजुकेशन, शिक्षा का काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? यह खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करता है एमएसपी पर, है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की किसानों से खरीद करता है ना। किसान एफसीआई को बेच सकते हैं, वो भी एमएसपी पर। एमएसपी पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल उगाने से पहले ही भारत सरकार बता देती है कि इन फसलों को हम किस दाम पर खरीदेंगे, है ना। मिनिमम इस दाम पर तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसको एग्जीक्यूट करने का काम जो करता है वो एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। क्या काम करता है ये? खाद्य पदार्थों की खरीद करता है, फिर खरीद करके उनको अपने गोडाउन में भंडारण करता है, उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीमों के तहत वितरित करता है और कुछ कंडीशन में बेचता भी है। इसकी स्थापना 1964 में हो गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? क्या कृषि मंत्रालय के अंदर आता है? नहीं, यह उपभोक्ता मामले वाले मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका पूरा नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। ये था एफसीआई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि फसलों का बीमा किया जा रहा है, फसलों का इंश्योरेंस किया जा रहा है। क्या है इसमें, क्या मेन काम है? देखिए, किसानों की फसल बर्बाद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई, तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी आ गई, भूस्खलन हो गया, उस वजह से फसलों का खराब होने का खतरा बना रहता है, खराब होती भी हैं, कीड़े लग गए या कोई बीमारियां आ गई, प्रतिकूल मौसम आ गया, इनकी वजह से फसलें अक्सर खराब होती है। तो किसानों को मुआवजा कौन देगा? इसीलिए यह एक बीमा योजना शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। यह एक वित्तीय सुरक्षा देता है किसानों को, किन कंडीशन में? फसल को खराब होने की कंडीशन में, ठीक है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये काम करती है। लगभग 50-50% योगदान दोनों सरकारों का होता है, भारत सरकार और राज्य सरकारों का। और किसानों को बहुत छोटी राशि देनी होती है। बीमा आप समझते हैं ना, प्रीमियम देना होता है, एक अमाउंट रेगुलर स्तर पर देना होता है, ठीक है। तो वही प्रीमियम 50% भारत सरकार देती है और 50% संबंधित राज्य सरकारें देती हैं और कुछ छोटा हिस्सा किसान भाई लोग देते हैं, ठीक है। और जब फसलें खराब हो जाती हैं किसी भी कारणों की वजह से तो उन्हें मुआवजा मिलता है। यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसका प्रारंभ 2016 में हो गया था। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन देखता है इस स्कीम को? कृषि मंत्रालय, जिसका पूरा नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि मैंने जो बताया कि इसकी प्रीमियम राशि में 50-50% योगदान कौन देती हैं? भारत सरकार और राज्य सरकारें। लेकिन जो उत्तर पूर्व वाले राज्य है, 7-8 राज्य, उसमें भारत सरकार का योगदान 90% होता है और उन उत्तरी पूर्वी राज्यों का योगदान 10% होता है, और बाकी राज्यों में ये 50-50 चलता है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए है। ये थी हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम है ना, ये नेशनल है। क्या है ये? ई नाम, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये एक मार्केट है। कैसा मार्केट है? क्या मिलता है यहाँ पे? एग्रीकल्चर चीजें, कृषि उत्पाद मिलता है, और ये नेशनल मार्केट है, मतलब पूरे भारत को ये जोड़ता है। और कैसा मार्केट है ये? कहाँ लगता है? दिल्ली में लगता है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, एक ई प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट के थ्रू ये काम होता है। कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, कोई जगह दिखेगी नहीं। कैसे काम करता है ये कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। जैसे अमेजॉन पर बहुत सारे सामान बिकते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं और कुछ ग्राहक होते हैं, इसी तरह ई नाम एक प्लेटफॉर्म है जिस पर किसान भाई लोग अपनी उत्पाद बेच सकते हैं और ट्रेडर्स और ग्राहक इन फसलों को खरीद सकते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, आप मंडी तो गए होंगे, है ना? सब्जी मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, उनको सरकारी भाषा में, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं याद रखने के लिए, उनको सरकारी भाषा में एपीएमसी कहा जाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। हिंदी में कहते हैं कृषि विपणन समितियाँ। इसको आप मंडी समझे, ठीक है? ये मंडी ही है, ठीक है? इसका कागजी नाम है एपीएमसी। हर बड़ी बड़ी जगहों पर एपीएमसी होती हैं, ठीक है? कस्बों में भी एपीएमसी होती है, ठीक है? ये सालों से काम कर रही है और इनको राज्य सरकारें ऑपरेट करती है। इन मंडियों को क्या किया गया? इन मंडियों में होता क्या है कि किसान भाई अपनी उपज लेके आते हैं और वहां पर बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो ऑक्शन के माध्यम से इनको खरीदते हैं, इन फसलों को, ठीक है? तो अब क्या किया गया, भारत में जितनी भी एपीएमसी है उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि राजस्थान का कोई भी किसान अपने ही शहर की एपीएमसी में जाके तमिलनाडु के ट्रेडर्स को भी बेच सकता है बिना तमिलनाडु जाए, सिर्फ उनको अपने नज़दीकी एपीएमसी में जाना है। यही है ई नाम, ठीक है ना? इसने एक तरह से एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करने का काम किया है। पूरे भारत का जो एग्रीकल्चर बाजार है उसको कनेक्ट करके एकीकृत कर दिया है, ठीक है? ये कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। और कौन सा मंत्रालय इसको संभालता है? कृषि मंत्रालय, जिसका नाम है पूरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है? क्या था ये? ई नाम, ठीक है? नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। हम क्या देख रहे हैं? छोटी छोटी कुछ और मिसलेनियस चीजें देख रहे हैं। भूदान आंदोलन, नाम से ही समझ में आ रहा है, भू दान करो, इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया। कब? 1951 में। किसके द्वारा चलाया गया ये? विनोबा भावे, ठीक है? ये आंदोलन किस लिए था? ये आंदोलन एक्चुअली जो बड़े बड़े भूपति थे, जो भूस्वामी थे, उनको आग्रह किया गया कि आप अपनी ज़मीन में से थोड़ी सी ज़मीन, लगभग 1/6 भाग उन लोगों को दो जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, ताकि वो भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विनोबा भावे गांव-गांव, शहर-शहर पैदल जाते थे और भूपतियों से आग्रह करते थे कि आप अपनी इच्छा से भूमि दो। यही है भूमि सुधार, ठीक है? सरकारों द्वारा भी, कानूनों द्वारा भूमि सुधार के प्रयास किए गए कि जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो
कम भूमि या जीरो भूमि वाले किसानों को, लोगों को अपनी भूमि दे। लेकिन ये आंदोलन जो था ये विनोबा भावे द्वारा स्वैच्छिक आंदोलन था, ठीक है ना, यह कानून द्वारा प्रेषित नहीं था, ये अपनी इच्छा से देने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कृषि से संबंधित भारत में हुई कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां। देखिए, क्रांतियां शब्द सुन के ये मत समझ जाना कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरकारों और लोगों के सामूहिक प्रयासों से किसी फसल के उत्पादन में हुई वृद्धि को कहा जाता है क्या? कृषि से संबंधित क्रांतियां। समझते हैं इसको। जैसे हरित क्रांति है, क्या हुआ होगा हरित क्रांति में? हरित क्रांति में खाद्य में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, ठीक है ना, खाद्य पदार्थों का, मुख्य रूप से गेहूं और चावल का बहुत बड़े स्तर पर पैदावार हुई और उसी को कहा गया हरित क्रांति, पूरा हरा भरा हो गया, ठीक है। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में दूध का बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू हुआ, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा नाम है अमूल, ठीक है ना, जो कि एक सहकारी है और उसी के प्रयासों से यह श्वेत क्रांति का आगाज हुआ। फिर है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। ये किससे रिलेटेड है? फल और सब्जियों के बहुत बड़े उत्पादन से रिलेटेड है स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे रिलेटेड है? अंडों के बहुत बड़े उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली से समझ में आ रहा है क्या? पानी, समुद्री पानी, और समुद्री पानी में क्या होता है? मछली। तो मछली पालन में बहुत बड़े प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? नीली क्रांति। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? पीली क्रांति तेल से रिलेटेड है। तेल कहाँ से निकला? तिलहनों से तेल निकाला जाता है। तो तिलहनों के उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि को क्या कहा गया? पीली क्रांति। फिर है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? ये प्याज के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है। प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा गुलाबी होता है, वहीं से रिलेटेड है गुलाबी क्रांति। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है कि कौन सी क्रांति किस फसल से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम हरित क्रांति को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। हरित क्रांति क्या? खाद्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि। देखिए, भारत में हरित क्रांति जो है वो 1966-67 के दौर में हुई है ना, आज से करीब 50-60 साल पहले, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक विशेष प्रकार की गेहूं की किस्म बनाई जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती थी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं के उस क्रांतिकारी कदम की वजह से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इन्होंने पहले प्रयास किया, नई किस्म बनाई और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उनसे जुड़े और उसे भारत में लाए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ कि सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र जो थे, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो या न हो, वहाँ पर फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है ना। इस किस्म की वजह से इसे हाई यील्डिंग वैरायटी भी कहते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी, ज़्यादा पैदा करने वाली वैरायटी, ठीक है। शुरुआत में यह कौन से राज्यों में शुरू हुई हरित क्रांति? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इनमें इन उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया और चावल, गेहूं, इन 2-3 फसलों का बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ है, उसे ही कहते हैं हरित क्रांति। लेकिन हरित क्रांति की वजह से फायदे तो हुए ही, कुछ नुकसान भी हुए। देखते हैं, पहले देखते हैं हम क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक तो कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। हरित क्रांति को कहते हैं इसलिए कि उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे किसानों की उन्नति हुई,
ज़्यादा पैदावार होगी तो ज़्यादा आय होगी, तो उनकी उन्नति हुई। देखिए, हम खाद्यान्न आयात पर डिपेंडेंट थे, हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे अपने खाद्य आपूर्ति के लिए, विशेषकर अमेरिका पर डिपेंडेंट थे, है ना, उनसे आयात करते थे हम। लेकिन चूंकि अब हरित क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा फसल पैदा होने लगी तो हमारी आयात में कमी आने लगी, हम सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे और आज तो हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। ग्रामीण रोजगार बढ़ा, ऑब्वियस बात है ना, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, लोगों को ज़्यादा काम मिलेगा। और दूसरा खाद्य सुरक्षा, वही हमारी दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम हुई और हम खुद सेल्फ सफिशिएंट होने लगे, हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ने लगी। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी बहुत बड़े हैं। एक तो क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि हुई। क्या मतलब? हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का आगाज हुआ, तो बाकी दूसरे राज्यों का क्या? इन क्षेत्रों में तो हरित क्रांति हो गई और किसानों की उन्नति भी हो गई, रोजगार में भी वृद्धि हो गई, लेकिन दूसरे क्षेत्र और वहां के किसान इसका फायदा नहीं उठा पाए, तो वो किसान पीछे रह गए और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की उन्नति हुई और इस तरह क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। दूसरा है भौम जल स्तर में कमी आई। देखिए, खेती अगर बढ़ेगी तो पानी की आवश्यकता भी बढ़ेगी और पानी की आवश्यकता बढ़ेगी तो किसान भाइयों क्या करेंगे? भूमि से जल खींचेंगे क्योंकि उन्हें सिंचाई करनी है, तो इस वजह से भौम जल स्तर में कमी आई। तीसरा है उर्वरकों और कीटनाशकों के बहुत ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी प्रदूषण हुआ और पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। अब फसल उत्पादन ज़्यादा करनी है तो रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग भी ज़्यादा करना पड़ेगा और इसकी वजह से मिट्टी भी अनुपजाऊ होती गई, है ना, मिट्टी प्रदूषण भी हुआ और पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। ठीक है, ये सकारात्मक प्रभाव और ये नकारात्मक प्रभाव। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? एक तो हमने देखा कि भारतीय कृषि से संबंधित क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, सरकारों द्वारा क्या संस्थागत और क्या क्या योजना लाई गई कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, और लास्ट में हमने देखा कि कृषि से संबंधित भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई और हरित क्रांति को हमने थोड़ा डिटेल में देखा। इसी के साथ कृषि चैप्टर समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर को एक बार आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।